नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। एक कहावत हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और जब बात सियासत की हो, जहां परिस्थितियां कब, कहां, क्यों और कैसे पलट जाएं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो वहां तो बड़े से बड़े राजनीतिक धुरंधरों को भी गिन गिन कर और चुन चुन कर अपने पासे फेंकने पड़ते हैं। वहीं और ऐसे ही पड़ाव पर अब है फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती, और इसी के साथ फिर भी किसी भी कीमत पर कोई भी रिस्क ना लेते हुए यूपी उपचुनाव में एक बार फिर एकला चलो वाला मंत्र साध कर अकेले अपने रथ की सारथी बनते हुए बसपा सुप्रीमो ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे उपचुनाव की पूरी तस्वीर बदल गई है और विरोधियों के सारे प्लान पर पानी फेरते हुए बसपा सुप्रीमो ने बाजी ही पूरी तरह पलट दी है। पिछले कई चुनावों से लगातार छिटकते कोर वोटर्स और घटते वोट परसेंटेज के साथ साथ नेशनल पार्टी के दर्जे पर तलवार लटकने का खतरा भांपते हुए उपचुनाव से अक्सर दूरी बनाए रखने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को इस बार उपचुनाव के रण में उतरने के लिए मजबूर कर ही दिया। वहीं हरियाणा चुनाव से दलित वोटर्स के बीच वापस पांव जमाने और हरियाणा में जनाधार बढ़ाने के मकसद से इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो के साथ गठबंधन करना भी बसपा के लिए कुछ खास फायदेमंद तो साबित नहीं हुआ। उल्टा बसपा सुप्रीमो ने नतीजे आने के तुरंत बाद ही ये कहते हुए गठबंधन भंग कर दिया कि बसपा का तो वोट डाइवर्ट हुआ पर इनेलो का बसपा को वोट डाइवर्ट नहीं हुआ। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने यह भी सौगंध खा ली कि आने वाले चुनावों में वो किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगी और एनडीए या इंडिया गठबंधन से पहले की ही तरह दूरी बनाए रखेंगी। वहीं अब एक बार फिर बसपा सुप्रीमो ने उपचुनाव से पहले ऐसे बड़े बदलाव कर दिए हैं जिसकी चर्चा आम जनता से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में भी हर तरफ जोरों पर है। इस साल लोकसभा चुनावों और फिर हरियाणा चुनाव में मिली बैक टू बैक तगड़ी शिकस्त से मिले झटकों के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती पहले से भी ज्यादा अलर्ट हो गई हैं और कुछ ही दिनों में होने जा रहे यूपी उपचुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो और कोई भी गलती नहीं दोहराने की ठान चुकी हैं। इसकी बानगी हाल ही में तब देखने को मिली जब हरियाणा के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद उन्होंने एक समीक्षा बैठक की और फैसला किया कि अब वो आगामी किसी भी चुनाव में किसी के भी साथ हाथ नहीं मिलाएंगी और अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। चुनाव आयोग द्वारा जब हाल ही में यूपी उपचुनावों के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड जैसे बाकी राज्यों में आगामी चुनावों का शेड्यूल जारी किया गया था तो बसपा सुप्रीमो ने फिर से एक पोस्ट में अपनी बात दोहराते हुए लिखा था कि बीएसपी इन दोनों ही राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और ये प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर ना भटके, बल्कि पूरी तरह बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान कारवा के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशनरी प्रयास जारी रखे। आगे उन्होंने लिखा कि यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और ये चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ेगी। तो वहीं अब बसपा सुप्रीमो ने इस बीच एक और चौंकाने वाला कदम उठाया है। असल में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी की तरफ से शिवबरन पासी का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह पार्टी ने जितेंद्र सिंह को फूलपुर से कैंडिडेट बनाया है। खबरों के मुताबिक जितेंद्र सिंह हनुमानगंज के पास स्थित देवकली गांव के रहने वाले हैं और कॉलेज और पेट्रोल पंप भी चलाते हैं। हालांकि अभी हाईकमान की तरफ से प्रत्याशी बदलने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आपको यहां बता दें कि 2 महीने पहले 19 अगस्त को बसपा ने अपने पुराने सिपाही शिवबरन पासी को प्रत्याशी घोषित किया था और इसी के साथ प्रत्याशी घोषित करने के मामले में बसपा सबसे आगे चल रही थी। शिवबरन प्रत्याशी बसपा का झंडा लेकर लगातार 2 महीने से क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, लेकिन एंड मोमेंट पर पार्टी ने उनका टिकट ही काट दिया। फूलपुर सीट की बात करें तो बीजेपी के विधायक रहे प्रवीण पटेल के सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे से यह सीट खाली हुई है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने फूलपुर सीट से एक बार फिर 3 बार के विधायक रहे मुस्तफा सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीएसपी ने जितेंद्र सिंह को अब टिकट दिया है। हालांकि अभी तक बीजेपी ने इस सीट को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल, यमुना
बार की बीजेपी की जिलाध्यक्ष कविता पटेल और डॉक्टर यूवी यादव के नाम की चर्चा जोरों पर है। पहले बीजेपी और सपा के बीच यहां मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन अब बीएसपी ने भी यहां से ताल ठोक दी और अपना उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। वहीं इस सीट पर फूलपुर विधानसभा सीट के मतदाताओं पर गौर करें तो यहां कुल मतदाताओं की संख्या 4,06,028 है। यहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 75,000 है। अनुसूचित जाति के बाद यहां सबसे ज्यादा पटेल वोटर्स माने जाते हैं, जिनकी संख्या करीब 70,000 है। वहीं यादव वोटर्स 60,000, मुस्लिम वोटर्स 50,000 है। इसके अलावा ब्राह्मण 45,000, निषाद जाति के मतदाता 22,000, वैश्य 16,000, क्षत्रिय 15,000 और अन्य करीब 50,000 हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती शुरू से ही मुस्लिम और दलित मतदाताओं को साधने की कोशिश करती आई हैं। ऐसे में उनके चुनाव में उतरने से यहां पर तीनों ही पार्टियों को भी वोट बढ़ सकते हैं। यही नहीं, इस बीच बसपा सुप्रीमो ने मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बसपा ने इस सीट से रफतुल्ला को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। बसपा जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह ने प्रेस नोट जारी करके बकायदा इसका ऐलान किया। प्रेस नोट में बताया गया कि कुंदरकी विधानसभा से बसपा के सिंबल पर संभल के रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा चुनाव लड़ेंगे। यानी कुंदरकी सीट पर मायावती ने रफतुल्ला उर्फ छिद्दा पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर मुस्लिम उम्मीदवार को इस सीट से मैदान में उतारा है। यहां बड़ी बात यह है कि बसपा ने जिन रफतुल्ला पर भरोसा जताया है, उन्होंने पहली बार चुनाव भी बसपा के टिकट पर ही संभल विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। तब से लेकर अब तक वो बसपा के साथ ही है। साल 2012 और 2017 में भी उन्होंने बसपा से ही संभल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन उनके हाथ सिर्फ हार लगी। इसके बाद 2022 में असमोली विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं कुंदरकी सीट पर सपा और कांग्रेस में से सपा से उम्मीदवार मैदान में उतरने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि अभी इस सीट पर सपा ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। दूसरी तरफ हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक और हैरान करने वाला फैसला लेकर सबको चौंका दिया था, जब मथुरा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा को उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खिलाफ ये कार्रवाई अनुशासनहीनता के चलते की गई। गौर करने वाली बात है कि श्याम सुंदर शर्मा उत्तर प्रदेश की कई सरकारों में कैबिनेट मंत्री के पद पर रह चुके हैं। श्याम सुंदर शर्मा के सियासी कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो बीएसपी के पहले कांग्रेस, लोकतांत्रिक कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर भी विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं। बताया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रही हैं। कोऑर्डिनेटर्स को बुलाकर बाकायदा अलग अलग फीडबैक लिया जा रहा है। इसमें उनसे पूछा जा रहा है कि पूर्व में घोषित किए गए विधानसभा प्रभारियों के क्षेत्र में क्या स्थिति है। यही नहीं, अच्छी स्थिति न होने पर दूसरे नामों पर भी विचार किया जा रहा है। बसपा ने विधानसभा उपचुनाव में जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारों पर दांव लगाने की रणनीति बनाई है। जातिगत समीकरण के आधार पर ही उम्मीदवारों के नामों का पैनल मांगा गया। ज्यादातर सीटों पर बसपा ने विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर रखी है और बसपा अक्सर ही प्रभारियों को ही आगे चलकर उम्मीदवार बनाती है। बसपा सुप्रीमो ने उपचुनाव के लिए अधिकतर सीटों पर विधानसभा प्रभारी पहले ही घोषित कर रखे हैं। कुंदरकी से रफतुल्ला थे, मझवा से दीपू तिवारी, कटेहरी से अमित वर्मा, मीरापुर से शाहनजर, गाजियाबाद से पीएन गर्ग, करहल से अवनीश कुमार शाक्य को उन्होंने प्रभारी बनाया था। बसपा सुप्रीमो ने भले ही विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर रखी है, लेकिन वो इनके बारे में लगातार फीडबैक हासिल कर रही है। कोऑर्डिनेटर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि वो क्षेत्र में रहे और विधानसभा प्रभारियों की जमीनी हकीकत परखते रहे। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरी दमदारी से लड़ने की तैयारियों में जुटी है। बसपा उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है, जिससे यह साबित किया जा सके कि उसका आधार वोट बैंक आज भी उसके पास ही है। हालांकि अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी साझेदार खोजने की अपनी रणनीति बदल दी है और अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब क्या ये एक और प्रयोग है या फिर एक सुधार, इसका तो बसपा सुप्रीमो को आने वाले चुनावों में कितना फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। यूपी उपचुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।